अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन होंगी तो हम किस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो इस केस में हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया था और उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पशंस थी जिनको हमने फॉलो किया था। फर्स्ट एग्जाम्पशन थी पॉपुलेशंस शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सेकेंडली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें और थर्ड उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस इक्वल होने चाहिए। हमारे पास दो पॉपुलेशन का डाटा था तो ऑब्वियसली हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए थे, यानी हमने दो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यानी हमारे पास जो एग्जांपल गिवन थी, तो अगर मैं लास्ट एग्जांपल पे जाऊं तो हम लोग डाटा की रेंज को देखते हैं बेसिकली कि वो क्या थी। हमारे पास डाटा जो था वो रेंज कर रहा था फ्रॉम 2 to 9 फर्स्ट प्रोड्यूसर का, ठीक है, 2 से लेकर 9 तक। सेकेंडली हमारे पास जो डाटा था वो 3 to 8 रेंज कर रहा था, यानी कि दोनों डाटा की जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट करीब करीब है, यानी आपके पास कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी वो करीब करीब होंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही थी, अगर हम लोग ये देखें, एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास आ रही थी 2.91, 2.91, और जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन थी, this is standard deviation for population 1 and this is standard deviation for population 2 which is 2.097। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आ रही थी दोनों पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशंस थे। और देन हम लोगों ने इसके ऊपर पूल्ड का फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली थी जो कि हमने टी के फॉर्मूला में पुट की थी, mean difference of both population divided by under the root of pooled standard deviation 1 divided by number of observation of sample 1 plus 1 divided by number of observation of sample 2। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पूल्ड का फॉर्मूला क्यों यूज किया था, यानी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट इक्वल आ रही थी तो हमने उसको कन्वर्ट करके पूल्ड पे ले आए। लेकिन अब हम लोगों के पास जो न्यू सिनेरियो है, यानी हम आज के लेक्चर में जो सिनेरियो देखेंगे वो है अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस है, यानी हमारे डाटा में डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों पॉपुलेशन के, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है टी के फार्मूला से। यहाँ पर हमारे पास लास्ट टाइम इन दोनों कंपोनेंट की बजाय 1 था, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये डिफरेंस था इस फार्मूला में। लेकिन अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने पुट करनी है, यहाँ पर हमने पूल की तरफ नहीं जाना, यानी हमने वो एक्स्ट्रा जो एक प्रोसीजर किया था उसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास अनइक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस के बने। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे फर्क आएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, n1 प्लस n2 माइनस 2, लेकिन अब हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ये है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी एज अ करेक्शन फैक्टर हम इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज करेंगे। यानी हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का दोनों पॉपुलेशन के अंदर, वो इससे उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा इस फार्मूला के थ्रू। बेसिकली ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास अनइक्वल
स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगे। ठीक है, अब इसके सिनेरियो की तरफ जाते हैं, यानी हमारे पास एग्जांपल क्या गिवन है इसकी, वो देख लेते हैं। Personnel in the consumer testing laboratory are evaluating the absorbency of paper towel. They wish to compare a set of store brand towel. Okay, ये हमारे पास first observation हो गई, ठीक है। To a similar group name brand towel. अब ये यहाँ पर हमारे पास दो तरह के brand towels है। For each brand, they dip a play of paper into a tub of fluid, allow paper to drain back into the vat for 2 minutes, and then evaluate the amount of liquid the paper has taken up from the vat. A random sample of 9 store brand paper towel absorbed the following amount of the liquid in milliliters. अब अगर आप लोग ये डाटा देखें तो ये हमारे पास डाटा रेंज क्या कर रहा है, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। सेकेंडली द सेकेंड जो हमारे पास सैंपल है, उसमें हमारे पास जो डाटा गिवन है वो 6 to 12 रेंज कर रहा है, यानी हमारे डाटा की रेंज में भी काफी डिफरेंस है। लास्ट टाइम हमारा डाटा जो था वो करीब करीब था, लेकिन अब हमारे डाटा में बहुत सी वेरिएशंस हैं। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी डिफरेंट आएगा। तो हमें डाटा से बेसिकली ये पता चलता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे, यानी डाटा की रेंज से आप लोगों ने इस चीज को समझना है। अब यूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारे पास 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास जो कीवर्ड गिवन है वो डिफरेंस का गिवन है। इट मींस इट्स अ टू टेल्ड हाइपोथेसिस। हमने फाइंड क्या करना है कि दोनों पेपर के टॉवल की जो एब्जॉर्बेंसी है उसमें डिफरेंस है या नहीं है, यानी हमारा कंक्लूजन इस बेस पे होगा कि इनकी जो लेवल ऑफ एब्जॉर्बेंसी है उसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं। So let's move on to the next slide. Here we have the dot plot which is provided by the Minitab. Minitab basically आपके पास एक statistical software है जिसके थ्रू आप statistical calculations कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉट प्लॉट गिवन है। डॉट प्लॉट हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में डिस्कस किया था, तो मैं इसको दोबारा आप लोग को बता देती हूँ कि यूज किस लिए होता है। बेसिकली जब हमारे पास स्मॉलर डाटा होता है डॉट प्लॉट तब यूज होता है, अगर लार्जर डाटा हो तो हमारे पास उसकी जगह हिस्टोग्राम यूज होती है। इसमें हमारे पास एक फायदा ये होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो लूज नहीं होती है, यानी उसको वो कंसिडर करता है चाहे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हो, अगर सेम लेवल पे हो तो इस तरह से शो हो जाती है, यानी अगर सेम वैल्यूज हो तो वो इस तरह पाइल अप हो जाती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यानी 8 पे हमारे पास 2 ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी, यानी डाटा के अंदर 2 ऐसे पॉइंट थे जब हमारे पास 8 आया था, ठीक है। तो इस तरह से हमें डाटा की जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो पता चल जाती है। अब अगर आप देखें तो स्टोर ब्रांड की जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो हमारे पास 1 to 12 तक गिवन है, लेकिन जो हमारे पास नेम ब्रांड की ऑब्जर्वेशंस है वो 6 to 12 गिवन है, ठीक है। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेसिकली इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे डाटा के अंदर डेविएशंस हैं, यानी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशंस अगर हम निकालेंगे दोनों की तो वो डिफरेंट आएंगी, यानी अनइक्वल आएंगी। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है वो डाटा की वेरिएंसेस को इन्होंने बताया हुआ कि अनइक्वल होंगे। अब वेरिएंस, यहाँ पे वेरिएंस का भी वर्ड यूज हुआ है। वेरिएंस से भी आप लोग फेमिलियर है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इज डिनोटेड बाय दिस, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्केयर को बेसिकली हम वेरिएंस कहते हैं। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ले लेते हैं तो वो वेरिएंस बन जाता है। अगर हम इसका
वेरिएंस अगर हमें गिवन है तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो दिस इज द वाइस वर्सा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो कैलकुलेशंस गिवन है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करने हैं। जो हमारे पास कीवर्ड गिवन था वो डिफरेंस का कीवर्ड गिवन था, जो कन्वर्ट हुआ है इक्वल के साइन में, यानी हमारे पास टू टेल टेस्ट है यहाँ पर अल्फा बाय 2। नेक्स्ट हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टेट करना है जो कि 10% है, ठीक है। थर्ड हमारे पास फाइंड द अप्रोप्रिएट टी टेस्ट, वी विल बी यूज द अनइक्वल वेरिएंसेस टी टेस्ट, यानी हमने अनइक्वल वेरिएंसेस यानी अनइक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन टी टेस्ट लगाना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिसीजन रूल है, टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। ओके, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, ये चीज़ हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, नॉर्मली हम लोग एच नॉट के लिए जो डिसीजन रूल लिख रहे होते हैं वो हम लोग पॉजिटिव साइड के लिए लिख रहे होते हैं। तो अगर हम इसको नेगेटिव साइड के लिए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, यानी अगर मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन के लिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.8, बल्कि सबसे पहले मुझे अल्फा ड्रॉ करना चाहिए। अल्फा हमारे पास था 5%, ठीक है। दोनों साइड पे हमारे पास 5% अल्फा आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया रिजेक्शन रीजन। अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है क्योंकि हमने पहले क्रिटिकल ड्रॉ कर लेते हैं, क्रिटिकल हमारे पास आई है 1.812, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1.812 और यहाँ पर भी 1.812। ये हमारा डू नॉट रिजेक्ट रिजेक्शन रीजन है, यानी यहाँ पर हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आ रही है -2.478। अब 2.478 जो लाई कर रही है वो रिजेक्शन रीजन में कर रही है, यानी हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1.82 है। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ तो नेगेटिव उसमें रही है ना, मतलब आपके पास नेगेटिव वैल्यू में आ रही है, लेकिन आप लोगों को पता है कि नॉर्मल कर्व जो होता है बेसिकली बोथ साइड्स आर मिरर टू ईच अदर, यानी दोनों साइड्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होती हैं। अब यहाँ पर जो -2.4 है वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा, ठीक है, स्केल पे -2.478, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पे भी इधर ही लाई करेगा -2.478। अब अगर मैं डिसीजन रूल को राइट साइड से देखूं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, t शुड बी ग्रेटर देन t अल्फा बाय 2 कमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये राइट साइड के लिए हो गया। लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, t कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी लेस देन t अल्फा बाय 2 एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशंस मेट होती हैं तब हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये कंडीशंस मीट कर रही हैं। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है
वो हमारे पास स्मॉलर है क्रिटिकल वैल्यू से। नेगेटिव साइड पे हम अगर देखें -2.478 is less than 1 minus, sorry, let me undo this, -1.812, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं पॉजिटिव साइड की, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज है अगर मैं उनको लिखूं तो वो इस तरह से लिखी जाएंगी कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, 2.478 is greater than 1.817। तो इट मीन्स हमारा जो डिसीजन रूल स्टेट हो रहा है उसमें हमारे पास H0 रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे दोनों साइड पे जो वैल्यूज है वो H0 में लाई कर रही है, यानी रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। देखिए अब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस हमने दो निकालनी थी, एग्जांपल 1 के लिए निकालनी थी और एग्जांपल 2 के लिए निकालनी थी। एन हमारे पास गिवन थे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन थी। ये बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर की आउटपुट है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप लोग देखें आपके पास वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। स्टोर एंड नेम के दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है। फर्स्ट सैंपल में आपके पास 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और सेकंड में 12 है। मीन वैल्यू फॉर बोथ सैंपल्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दोनों सैंपल की मीन वैल्यू कैलकुलेटेड है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस। आपने इस क्वेश्चन में आपके पास सैंपल डाटा गिवन है, तो उसके बाद आपने सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। देन आपने एक्स बार फॉर वन सैंपल और सेकंड सैंपल के लिए भी आपने एक्स बार कैलकुलेट करना है। फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस दोनों सैंपल के लिए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब आपके पास एक्स बार निकल आएगा तो आपने क्या करना है, आपने एक्स को यानी x1 को सबट्रैक्ट करना है x1 बार में से, ठीक है। देन उसका आपने ऐड कर लेना है, समीशन ले लेना है उसका, और फिर आपने इसको माइनस करने के बाद इन वैल्यूज का स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। एंड देन आपके पास ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा। फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है n-1 से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशंस आपके पास दो आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखें आपके पास जो डाटा है, आपकी जो दो स्टैंडर्ड डेविएशंस आ रही हैं कैलकुलेटेड, दोनों में डिफरेंस है काफी, यानी आप इसको इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस के उस पर कंसिडर नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने अनइक्वल वेरिएंसेस टी टेस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास ये टी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन नहीं है, आप इसको सही कर लें, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है। सिंपली एट द एंड अगर हम इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो टी की वैल्यू है वो लेस देन आ रही है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग ये कहेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। इट मींस कि जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन रेट में डिफरेंस है, यानी दोनों जो टॉवल्स हैं वो सेम नहीं है। ये आपके पास अनइक्वल वेरिएंसेस की एग्जांपल हो गई, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस डिपेंडेंट सैंपल्स। डिपेंडेंट सैंपल्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट एक होता है,
और उसके किसी एक एट्रीब्यूट को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने एक कार खरीदनी है, यानी हम लोग एक सेम कार के लिए हम दो डिफरेंट डीलर्स के पास जाके उनकी प्राइसेस पता करें, यानी हम प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन हमने दो अलग अलग जो डीलर्स हैं, कार डीलर्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया और उसकी प्राइस पता की है। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर की बात हुई है, यानी हमने ये बेसिकली डाइटर्स की बात हुई है कि हमने उन्हीं लोगों का वेट किया डाइट से पहले और फिर डाइट के बाद, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट सैंपल आपके पास पेयर्ड फॉर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है, काफ़ी सिंपल सा है। अगर आप लोग ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ऊपर डिफरेंस, मीन डिफरेंस गिवन है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। ये हमारे पास वही स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। और यहाँ पर हमने डिफरेंस ले लिया, ऊपर हमने डिफरेंस का मीन ले लिया। तो जब हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल होगा तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल गिवन है। निकल सेविंग्स एंड लोन विशेस टू कंपेयर टू कंपनीज, इट यूजेस अप्रेज द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल होम्स। अब यहाँ पर वो रेजिडेंशियल होम्स की वैल्यूज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। Nikhil Savings selected a sample of 10 residential properties and scheduled both firms for an appraisal. The result reported in thousands are shown on the table. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज थाउजेंड्स में, जीरोस ओमिट कर दिए तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%। Can we conclude there is a difference in the mean appraised value of the homes? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इन दोनों कंपनी से जो अप्रेजल दिए हैं उनकी वैल्यूज में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो हमने इस डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट हुए हैं, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ नोटेशन का है। लास्ट टाइम हमारे पास जो फर्स्ट सैंपल के लिए हमने यूज किया था तो उसमें हमारे पास सिंपली यहाँ पर पॉपुलेशन मीन और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है। टू सैंपल में हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन और सेकंड पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास हमने डिफरेंस का मीन लेना है तो ये हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंस आ गया, ठीक है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 है या 0 नहीं है, यानी उसमें डिफरेंस है या नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमने हाइपोथेसिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बतानी है, ठीक है, 5% है जो कि। थर्ड में हमने बताना है कि हम कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, तो हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिसीजन रूल स्टेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टू टेल टेस्ट था तो ऑब्वियसली हम लोग इसको दोनों साइड पे ड्रॉ करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, यानी आपका जो नॉर्मल डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। 0.025 अल्फा है तो आपका यहाँ पर रिजेक्शन रीजन आ जाएगा और आपकी जो वैल्यू है वो है 0.2.62। वैल्यू आपने कैसे देखनी है टेबल से, वो भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टेबल का पोर्शन गिवन है तो हम दोबारा से वैल्यू देख लेते हैं कि जब आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है वो 5% है, ठीक है। हमने टू टेल में देखना है। अल्फा की वैल्यू आपके पास 5% है और आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 9 है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। या इस तरह हमने टी के टेबल में वैल्यू देख लेनी है। वो हमारे पास 2.26 आ रही है। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी है। यहाँ पर हमारे पास दोनों कंपनीज की वैल्यूज गिवन है, यानी होम अप्रेस्ड वैल्यूज गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज का हमने डिफरेंस ले लेना है, यानी उनको माइनस कर देना है। देन हमने उस डिफरेंस को हमने ऐड करके उसका मीन निकाल लेना है, यानी हमने डी बार फाइंड आउट करना है,
ठीक है। और देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए ये 2 स्टेप किए हैं, यानी d माइनस डी बार और फिर d माइनस डी बार का हमने स्केयर ले लिया और फिर उस स्केयर वैल्यूज को हमने सम अप कर लिया। तो ये हमारे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 3.305। अब कैलकुलेटेड वैल्यू को अब अगर हम ड्रॉ करें तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आ रही है 3.35। तो वो हमारे पास 2.26 से आगे आएगी कहीं टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है तो हमारे पास रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, और इस साइड पे भी हमारी जो टी वैल्यू आ रही है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, जो कि है 3.305 नेगेटिव साइड पे। तो हम एच नॉट को कब रिजेक्ट करते हैं, जब हमारी पॉजिटिव साइड पे क्रिटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन दी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल वैल्यू। और अगर नेगेटिव साइड पे है तो हमारी क्या होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशंस मेट हो रही है। इट मींस हम लोगों ने एच नॉट को रिजेक्ट करना है, यानी हमारे पास जो दोनों कंपनीज हैं उनकी अप्रेज्ड वैल्यूज में डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसकी आउटपुट गिवन है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, कि ये एक्सेल की आउटपुट गिवन है और यहाँ पर आपका चैप्टर 11 एंड हो गया। आप लोग साथ साथ प्रॉब्लम्स जो बुक पे चैप्टर एंड पे गिवन है आप लोगों ने वो लाजमी करनी है, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों का इसमें से क्विज भी होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।